बेटा रसायन विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस प्रकार से भी लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या और इसे कैसे बनाकर तैयार किया गया है। तो बेटा आपने एक क्लास में इस बात को पढ़ा था कि किसी तत्व के मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू की गणना कैसे की जाती है। आपने बेटा उस वीडियो पर देखा था कि अगर किसी धातु के या किसी तत्व के इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी होती थी, आप उस इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर के थ्रू एक अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड से जोड़ते थे जिसका नाम था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ वोल्ट मीटर के साथ जोड़ देते थे तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव होता था 0, और क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 होता था तो वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आती थी वो उस दूसरे इलेक्ट्रोड की आती थी। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने क्या किया, बहुत सारे इलेक्ट्रोडों बहुत सारे तत्वों के लिए उनके विभव की गणना की या मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना की। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं, किसी भी तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकाला जाता है। तो जिस भी तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो उस तत्व के इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर की सहायता से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है। तो जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है उस दौरान वोल्ट मीटर में आई हुई रीडिंग तत्व के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करता है। तो जब भी किसी तत्व के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी होती है हम उस तत्व के इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर के थ्रू मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर में आई हुई रीडिंग उस तत्व के इलेक्ट्रोड विभव को माना जाता है। तो इस प्रकार हम किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। आप इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। अब बात आती है इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का क्यों होता है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड पर 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। इलेक्ट्रोड पर पहली रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो सकती है ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रोड पर दूसरी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो सकती है अपचयन। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। क्या बात ध्यान रखनी है कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं वे अपचयन की अभिक्रिया को संपन्न कराते हुए इलेक्ट्रोड विभव निकाले गए हैं। तो मैं क्या सोचता हूं कि एक इलेक्ट्रोड में 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन। अगर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न हुई है और उस दौरान जो उसका विभव निकला है उसको ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, और यदि इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया संपन्न हुई है और अपचयन की अभिक्रिया के संपन्न होने पर जो विभव निकला है उसे मानक अपचयन विभव कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण मानक अपचयन विभव के आधार पर किया गया है। यह बात बहुत सही ढंग से याद रखनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्धारण ऑक्सीकरण विभव से नहीं किया गया है। फिर मैं दोबारा से बता दूं, विद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण मानक अपचयन विभव से निकालकर किया गया है। इसलिए मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन विभव दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर, जबकि मानक ऑक्सीकरण विभव वो अलग चीज है। तो ये 2 चीजें, किसी इलेक्ट्रोड पर 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन। यदि ऑक्सीकरण से विभव तैयार होता है या विभव उत्पन्न होता है तो ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। यदि अपचयन से विभव उत्पन्न होता है तो हम उसे मानक अपचयन विभव कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसके आधार पर बनाई गई है, मानक अपचयन विभव के आधार पर, और उस मानक अपचयन विभव को ही हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव का नाम दिया है। आपको ध्यान क्या रखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक ऑक्सीकरण विभव का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मानक अपचयन विभव का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी सबसे पहले इस बात को लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण कैसे होता है। तो बेटा इस बात को लिखना स्टार्ट करते हैं, यहां से लिखते हैं, जब तत्वों को उनके
मानक इलेक्ट्रोड विभव। बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट लिखते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है मतलब तत्वों को इस क्रम में रखते हैं कि सबसे पहले ऊपर उस तत्व को रखा जाएगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, या मानक इलेक्ट्रोड विभव को एक और नाम दे सकते हैं मानक अपचयन विभव। जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव सबसे कम है उसे सबसे ऊपर, फिर उस तत्व को उसके नीचे रखा जाएगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव थोड़ा सा अधिक है, फिर उससे भी अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। इस प्रकार से नीचे आने पर धातुओं के या तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव लगातार क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ते रहते हैं, मैंने लिखा है जब तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक प्रकार की श्रेणी का निर्माण होता है। एक प्रकार की श्रेणी का निर्माण होता है। इस श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। तो मैं एक बात समझ गया कि जब भी विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई जाएगी, जिस तत्व का मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर स्थान दिया जाएगा, और जैसे ही तत्वों के मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ते रहेंगे, धातुओं या तत्वों को उसके नीचे रखा जाएगा, और इस श्रेणी में उस तत्व या धातु को सबसे नीचे रखा जाएगा जिसका मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक है। अच्छा, ये तो हो गई विद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ। अभी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसी में लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं क्या, इस श्रेणी में जैसे जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट का अर्थ है मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है उसमें उपस्थित धातुओं की क्रियाशीलता घटने लगती है। उसमें उपस्थित धातुओं की क्रियाशीलता घटने लगती है। ये बेटा बात इंपॉर्टेंट रहेगी और इसको याद भी रखना है कि जैसे जैसे किसी भी मेटल का, या किसी मेटल का जरूरी नहीं है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, अगर इन धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव लगातार बढ़ता चला गया तो फिर उसमें से यह भी ध्यान रखना है कि धातु की क्रियाशीलता लगातार क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। तो मैं क्या सोचता हूं, अपने मन से इसको सोचते हैं क्या कि अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर मैंने बताया था मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है, तो एक बात और जस्ट अपोजिट है कि ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, या क्रियाशीलता नहीं कह सकते, सक्रियता कह सकते। सक्रियता नहीं कर सकते तो इसको ऐसे समझ कर सकते हैं, सक्रियता का अर्थ है अभिक्रिया करने की क्षमता। तो जो धातु सबसे ऊपर है उसकी अभिक्रिया करने की क्षमता सबसे अधिक, क्यों? क्योंकि उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है। और जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे,
उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे अधिक है, और सबसे अधिक होने का अर्थ है इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होने वाली है। तो अभी एक काम कर लेते हैं, ये तो हमने सीरीज के विषय में पढ़ लिया। अब हम ये भी देखना चाहते हैं क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी में से क्या हमको श्रेणी बनाकर आनी है। तो बेटा किसी भी बोर्ड एग्जाम में विद्युत रासायनिक श्रेणी को बनाने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, लेकिन विद्युत रासायनिक श्रेणी में से कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट हैं उनका स्थान पता होना हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड बोर्ड परीक्षा हो, प्री बोर्ड परीक्षा हो या इंटरनल एग्जाम हो, आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्वेश्चन जरूर मिलता है। और वो क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाते हैं जब आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं के स्थान का कुछ नॉलेज होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम सभी धातुओं के विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान नहीं लिखेंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट जो हमारे लिए जरूरी हैं, हमारे लिए जान लेने जरूरी हैं, हम उनके स्थान को लेकर देखेंगे ताकि उनसे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो मैं कुछ विद्युत रासायनिक श्रेणी में उपस्थित तत्वों के लिए उनका क्रम लिखे देता हूं। देखो क्रम किस प्रकार का है। पहला है लिथियम, Li से लिखते हैं। दूसरा है पोटेशियम, जिसको K से लिखते हैं। तीसरा है बेरियम। चौथा है स्ट्रोंशियम। अगला नंबर है कैल्शियम। कैल्शियम के बाद नेक्स्ट नंबर है सोडियम। फिर इसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद अगर मैं देखता हूं नेक्स्ट एलिमेंट आता है Mn। Mn को बेटा मैग्नीज कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है जिंक, जिसको जस्ता के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और जिंक। अभी मेरे पास नीचे लिखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं, इसलिए मैं साइड में यहाँ लिख लूँगा विद्युत रासायनिक श्रेणी के अन्य एलिमेंट्स को। इसके बाद आता है क्रोमियम। इसके बाद आता है आयरन या लोहा, जिसे Fe से लिखते हैं। इसके बाद आता है कैडमियम, जिसको Cd से लिखते हैं, इसका नाम है कैडमियम। इसके बाद आता है कोबाल्ट, और कोबाल्ट को लिखते हैं Co से। इसके बाद आता है निकेल, Ni से लिखा जाता है, निकेल का आपने नाम भी सुना होगा। इसके बाद आता है Sn। Sn के बेटा लैटिन लैंग्वेज पर अगर देखा जाए तो इसका नाम है स्टेनम, और नॉर्मल अगर अंग्रेजी लैंग्वेज पर या इंग्लिश लैंग्वेज पर देखा जाए तो इसका नाम है टिन। इसके बाद आता है Pb, जिसको लेड बोलते हैं। इसका लैटिन लैंग्वेज पे नाम अगर देखा जाए है प्लम्बम, और नॉर्मल अंग्रेजी या इंग्लिश लैंग्वेज पर इसका देखते हैं तो लेड कहते हैं इसको। नेक्स्ट बेटा आता है हाइड्रोजन। इसके बाद अगर हाइड्रोजन को S से लिखते हैं। इसके बाद आता है कॉपर। कॉपर के बाद थोड़ा सा स्थान छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है Hg, मरकरी कहते हैं। इसके बाद आता है Pt। Hg के बाद बेटा आता है Ag। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, इसके बाद लिख लेते हैं Au। अब बात आ जाती है कि सर जी आपने दो जगह छोड़ी, एक यहां छोड़ी, एक यहां छोड़ी। वैसे तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी लिखी हुई है, उसमें से थोड़ी बात ध्यान देनी है। हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है वो है 0। आपने पहले भी पढ़ रखा था, किसी भी धातु का जब इलेक्ट्रॉन विभव निकालना होता था आप उसे एक विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोड से जोड़ते थे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, और उस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता था? 0। अब अगर हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0 होता है, इससे एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाइड्रोजन से जितनी भी धातुएं ऊपर रखी हुई है, यहां से यहां तक की धातुएं और यहां से यहां तक की धातुएं, ये सारी की सारी धातुएं जो है इनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0 से कम होगा। और क्योंकि इन सभी धातुओं का मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0 से कम होगा, अर्थात कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो मैंने लिख रखा है
इन सारी धातुओं का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है वो हाइड्रोजन से कम है। हाइड्रोजन से कम का अर्थ है 0 से कम है, और क्योंकि इन सभी धातुओं का मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0 से कम है, तो 0 से कम होने का अर्थ क्या होता है, सारी की सारी धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव कैसे हैं, निगेटिव में से हैं। अच्छा, एक और चीज मैं क्या लिखता हूं कि ऐसे इतने बड़े नंबर्स जो आ जाते हैं इनको याद करना अपने आप में क्या रहता है, कठिन। तो कठिन नंबर्स को या कठिन अवयवों को याद करने का एक सरल तरीका है। देखो कैसे इसको याद कर सकते हैं। इसको ऐसे कुछ याद कर सकते हैं, लिथियम को लिख सकते हैं ले, पोटेशियम के से लिखा है इसलिए लिख सकते हैं के, Ba को लिख सकते हैं बा, Sr को लिख सकते हैं सूरी, Sr सूरी, Ca को लिख सकते हैं को, Na को लिख सकते हैं ना, Mg मुझे, एल्यूमिनियम को लिख सकते हैं अल, मैग्नीज को लिख सकते हैं Mn है इसलिए मिया, और Zn को लिख सकते हैं जिंक, ऐसा लिख सकते हैं। जिंक है, Zn है इसलिए जी। क्रोमियम, क्रोमियम का थोड़ा सा उच्चारण चेंज कर लेना है, क्रोमियम, तो आपको यहां लिख लेना है को, क्रोमियम के लिए को। Fe फी, कॉफी, इसको लिख सकते हैं Cd, Cd। कोबाल्ट को लिख सकते हैं को, Ni अर्थात नहीं, Sn को लिख सकते हैं सुना, क्योंकि Sn है, Sn S सा को रिप्रेजेंट करता है, N ना को रिप्रेजेंट करता है, सुना। Pb को लिख सकते हैं पर, H को लिख सकते हैं हम, इसको P का P से पा से स्टार्ट हुआ पर हम। और बेटा एक शब्द अपने मन से यहां इंक्लूड करना होगा जिसका नाम है गाय, और इसके बाद रहेगा चप्पा चप्पा। इस चप्पा चप्पा का अर्थ क्या होगा, C का अर्थ है Cu, H का अर्थ है Ag, H का अर्थ है Hg, A का अर्थ है Ag, P का अर्थ है, यहां पे मैंने अभी एक नहीं लिखा है मेटल, Pt, इधर लिख लेते हैं Pt, और लास्ट में लिखा हुआ है Au। तो C का अर्थ Cu, H का अर्थ Hg, A का अर्थ Ag, और P का अर्थ होता है Pt, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है Au। तो इस प्रकार से हमने मेटल्स को लिख रखा है यहाँ। तो ये पूरा विद्युत रासायनिक श्रेणी को कैसे पढ़ेंगे, देखो मैं पढ़ के सुना देता हूं। कहता है लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, लिखा है लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी। ये आधी विद्युत रासायनिक श्रेणी तो इसी से हो गई कि लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी। मैं बाकी के हाफ पार्ट पे चलता हूं, लिखा है काफी सीडी को नहीं सुना, काफी सीडी को नहीं सुना पर हम गाए। काफी सीडी आपके यहाँ एक कैसेट आता था, रिकॉर्ड आता था, आप उसको बोल सकते हो। काफी सीडी को नहीं सुना पर हम गाए, क्या गाए, चप्पा चप्पा। चप्पा में से सी का अर्थ है कॉपर, एच का अर्थ है Hg, ए का अर्थ है Ag, पी का मतलब है प्लेटिनम, लास्ट में Au। इसमें से थोड़े से एलिमेंट नॉन मेटल भी क्या करने हैं, इंक्लूड कर देने हैं। और उन नॉन मेटल एलिमेंट को कैसे इसमें से सम्मिलित करेंगे देख लेते हैं कैसे। लास्ट में फ्लोरीन, उसके जस्ट पहले क्लोरीन, उसके भी जस्ट पहले ब्रोमीन, और बेटा इस जो खाली जगह पर थी यहां पर हम लोगों को लिख लेना है आयोडीन। तो मैं क्या बोल रहा था कि लास्ट में कुछ नॉन मेटल को सम्मिलित कर लेंगे, क्योंकि नॉन मेटल पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मुझे हैलोजन एलिमेंट को केवल सेट करना था, बाकी मैंने किसी भी एलिमेंट को जबरदस्ती नहीं लिखा है। मैं फिर से F, फिर एक छोड़कर Cl, फिर एक छोड़कर Br, फिर दो छोड़कर लास्ट में I। तो इस प्रकार से मेटल और नॉन मेटल सारे के सारे एलिमेंट विद्युत रासायनिक श्रेणी में हो गए। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैंने एक और बात समझ ली कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं उन सभी धातुओं का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कैसा आता है, निगेटिव। लेकिन जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं
उन सभी धातुओं का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। तो इन सभी धातुओं का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। तो एक विशेष जो हमें इंफॉर्मेशन है ये जरूर पता होनी चाहिए। तो आप लोगों का काम ये रहेगा कि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को धीरे से इसको तैयार कर लेंगे। मैं दोबारा से रिपीट करके सुना सकता हूं आपको कि लेके बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी, काफी सीडी को नहीं सुना पर हम गाए, और गाए के बाद एक गाना चला करता था पहले, चप्पा चप्पा। आप उससे देख सकते हो कि सी का अर्थ है चप्पा में से, सी का मतलब है कॉपर, एच का मतलब है एच जी, ए का मतलब है ए जी, पी का अर्थ है पी टी, और लास्ट वाले ए का मतलब है ए यू, जिसका मतलब होता है गोल्ड। ये हो गया विद्युत रासायनिक श्रेणी। आप एक काम करें, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को जल्दी से नोट कर लें, फिर इसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी की कुछ विशेषताओं को पढ़ते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। अब बेटा पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या क्या हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है मेरे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षणों को पढ़ने के लिए, उनमें से एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर मैं लिखता हूं, इसको ध्यान देते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो धातु नीचे स्थान रखती है, अर्थात जिन धातुओं का स्थान क्या होता है? नीचे होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो जिन धातुओं का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ होता है? नीचे से स्थान रखती है, स्थान रखती है, उनमें थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, धातु नहीं लिखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व, क्योंकि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में तो अधातुएं भी हैं, इसलिए मैं तत्व लिखे देता हूं। तत्व में से धातु अधातु दोनों आ जाते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व नीचे स्थान रखते हैं, नीचे स्थान रखते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। और बेटा क्योंकि ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रक्रिया तो अपचयन होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात ये शीघ्रता से अपचयित हो जाते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? इसी में से नंबर को आगे और बढ़ा दूंगा। अतः ये तत्व शीघ्रता से अपचयित हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। तो इस बात को, नंबर को विशेष ध्यान रखना है बेटा आपको। विद्युत रासायनिक श्रेणी में से जो लक्षण है, जो अनुप्रयोग हैं, ये आपको बहुत ही ढंग से पढ़ने हैं, मन लगाकर पढ़ने हैं, ताकि ये आपसे छूट ना पाए। क्या लिखा है मैंने? विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व नीचे स्थान रखते हैं, या जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर पाए जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, अर्थात वे इलेक्ट्रॉन को शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। और क्योंकि शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, आपने पहले ही पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है अपचयन। अगर ये शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अर्थात इसका अपचयन भी शीघ्रता से हो जाता है। तो मैंने क्या लिखा है? अतः ये तत्व शीघ्रता से अपचयित हो जाते हैं। और बेटा ये भी विशेष ध्यान रखना है कि जो तत्व शीघ्रता से अपचयित होता है, उसका स्वयं तो अपचयित हो रहा है, लेकिन वो कार्य करता है आक्सी कारक का। तो मैं एक और लाइन इसी में से बढ़ा दूंगा। अतः ये तत्व प्रबल आक्सी कारक होते हैं। ये तत्व प्रबल आक्सी कारक, प्रबल आक्सी कारक होते हैं।
तो बेटा ये नंबर कभी मत भूलिएगा, कैसे ये नंबर जो है यही आपको आगे चल के आपकी हेल्प करेंगे। तो मैंने ये बताया कि जो तत्व शीघ्रता से अपचयित हो रहा है वो प्रबल आक्सीय कारक है। और प्रबल आक्सीय कारक है, कभी कोई पूछ लेता है सर जी कोई एक प्रबल आक्सीय कारक बताइए जो सबसे ज्यादा प्रबल है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो बेटा क्योंकि आप जानते हो सबसे नीचे स्थान रखने वाले का अपचयन शीघ्रता से होता है, तो सबसे नीचे स्थान रखने वाला एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन प्रबल अपचायक है। फ्लोरीन प्रबल अपचायक है, क्योंकि फ्लोरीन को विद्युत रासायनिक श्रेणी में अभी आपने लिखा सबसे नीचे स्थान दिया था, और क्योंकि सबसे नीचे स्थान दिया था तो इसमें से मैं क्या सोचता हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक है, ये सबसे शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो इसका स्वयं तो अपचयन होगा लेकिन ये काम काहे करेगा? आक्सीय कारक करेगा। मैंने थोड़ा सा गलत लिख रखा है यहाँ पे, प्रबल आक्सीय कारक है, प्रबल आक्सीय कारक है। और मैं साथ में ये भी लिख देता हूं क्योंकि आखिर कोई पूछेगा प्रबल आक्सीय कारक क्यों है, तो हम उसको बताएंगे क्योंकि यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे उपस्थित है। उपस्थित है। तो बेटा ये पहला फर्स्ट नंबर हो गया जिसको आपको तैयार रखना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण को अगर पढ़ें तो सेकंड नंबर पर आ जाते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी का दूसरा लक्षण क्या है? जस्ट जो भी लक्षण आपने लिख रखा है इसका विपरीत रहने वाला है। जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात ईसीएस, ईसीएस का अर्थ होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की ओर उपस्थित हैं, ऊपर की ओर उपस्थित हैं या ऊपर की ओर पाए जाते हैं, उपस्थित हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है, उनमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अर्थात वो इलेक्ट्रॉनों को सबसे शीघ्रता से त्याग सकते हैं। होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अतः ये शीघ्रता से, अतः ये शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। देखो मैं इसको समझाता हूं कैसे। कहता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी एलिमेंट जो हैं वो जिनका स्थान ऊपर है उनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है। और बेटा आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण। अगर कोई तत्व तो शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो उसका ऑक्सीकरण भी तो शीघ्रता से होगा। तो वही मैंने लिख रखा है, अतः ये शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और बेटा वर्किंग नेचर जस्ट अपोजिट होता है। अगर कोई तत्व तो शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है तो फिर वो प्रबल अपचायक है। तो मैं क्या लिखूंगा? शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अतः ये प्रबल अपचायक होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि प्रबल अपचायक कहां पर पाए जाते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में? तो प्रबल अपचायक पाए जाते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपरी भाग पर। आप जैसे जैसे आप नीचे की ओर आते जाओगे अपचायक क्षमता घटने लगेगी और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ने लगेगी।
कभी कभी क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों से पूछ लेता है कि इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। बेटा सबसे अधिक प्रबल अपचायक लिथियम है, क्योंकि लिथियम में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है। लिथियम प्रबल कैसा होता है? अपचायक है। कोई पूछ सकता है आखिर इसको प्रबल अपचायक क्यों कहा गया, तो मैं क्या लिखूंगा? क्योंकि यह शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, त्याग कर देता है। और पूछता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहां ये रखा जाता है? ऊपर। तो मैं इसी में लिख देता हूं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान कहां पर है इसका? विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका स्थान है ऊपर की ओर। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। सेकेंड नंबर। एक थर्ड नंबर बेटा और लिखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण में से। थर्ड नंबर क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी में? कि बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रखी धातु की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे धातुओं में नीचे की ओर आना स्टार्ट करते हैं, नीचे की ओर आना स्टार्ट करते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता लगातार घट जाती है, और धातुओं में से जो तत्व सबसे नीचे होता है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। तो एक नंबर और इसी में से लिखेंगे, ECS में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धातुओं की क्रियाशीलता, या बेटा क्रियाशीलता अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं सक्रियता। सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर आने पर धातुओं की सक्रियता घटने लगती है। घटने लगती है। घटने लगने का मतलब मैं क्या सोचता हूं, लिथियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती होगी, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम सबसे ऊपर रखा हुआ मेटल है। और स्वर्ण धातु गोल्ड की सबसे कम क्रियाशीलता होगी, क्योंकि गोल्ड का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे, अभी कहोगे सर सबसे नीचे तो फ्लोरीन को रखा था। बेटा अभी मैंने देखो किस नंबर किसके लिए लिखा है, केवल मैं अंडरलाइन कर देता हूं, मैंने अभी केवल धातुओं के लिए सक्रियता का क्रम लिखा है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये तो धातु है ही नहीं। तो अभी मैं धातु की बात नहीं कर रहा, मैं अभी अधातु की बात नहीं कर रहा, मैं केवल उन तत्वों की बात कर रहा जिनको हमने धातु माना है, जो धातुओं के रूप में यूज किए गए हैं, केवल उन्हीं एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तभी मैंने लिखा भी आने पर धातुओं की सक्रियता लगातार क्या होने लगती है? घटने लगती है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखोगे। ये केवल एक्सपेरिमेंट किसके लिए है, या ये केवल नंबर, या ये केवल जो गुण है वो मेटल्स के लिए लिखा गया है। नॉन मेटल्स के लिए जो गुण होता है वो जस्ट विपरीत क्रम में चलता है। अच्छा, विपरीत क्रम में भी क्यों चलता है नॉन मेटल के लिए? क्योंकि धातुओं का नेचर है इलेक्ट्रॉन को त्यागने का, और अधातुओं का नेचर है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का। तो धातु का नेचर, अधातु का नेचर एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो नंबर लिखा गया है वो केवल और केवल धातुओं के लिए लिखा गया है। इसलिए मैंने इस नंबर पर अंडरलाइन कर रखा है कि आप ये केवल और केवल धातुओं के लिए नंबर सत्य मानेंगे। अधातुओं के लिए जब भी उसका नंबर आएगा वो भी लिखा जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और विद्युत रासायनिक श्रेणी का लक्षण पढ़ते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात ECS में जिन तत्वों का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है,
हाइड्रोजन से ऊपर है, वे सभी तत्व ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव रखते हैं। अर्थात ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि जिन तत्वों का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, उन सभी तत्वों का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। परंतु जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात ECS में हाइड्रोजन से नीचे उपस्थित है, हाइड्रोजन से नीचे उपस्थित हैं, हाइड्रोजन से नीचे उपस्थित हैं, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात E0 धनात्मक होते हैं। धनात्मक होते हैं। तो एक ये फोर्थ नंबर तो था, इसको भी ध्यान रखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर अपना स्थान रखते हैं, उन सभी तत्वों के मानक इलेक्ट्रिक विभव निगेटिव होते हैं, माइनस में आते हैं। जबकि जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थान रखते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं। इनके मानक इलेक्ट्रिक विभव कैसे होंगे? धनात्मक। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये सभी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसलिए इन सभी तत्वों के जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव होंगे वो कैसे रहेंगे? निगेटिव रहेंगे। तो एक काम करेंगे, इनको जल्दी से नोट करते हैं, फिर पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अभी फैक्ट रह जाते हैं जो हमारे यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। उनको जल्दी से नोट कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं उनको। बेटा देखो, अब पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोगों को बेटा बहुत ध्यान से ही आपको तैयार रखना है। बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, उनमें से एक एक प्रॉपर्टी को लेकर उसको पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी है, कहता है धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। तो आपने इसको तो पहले भी पढ़ रखा है कि जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थान रखती है उसकी क्रियाशीलता अधिक है, और जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थान रखती है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम है। तो इस बात को भी लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितनी ऊपर उपस्थित है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही अधिक होती है। तो ये क्रियाशीलता में से मैंने बताया कि जो धातु ECS में, अर्थात ECS का अर्थ समझते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितनी ऊपर पाई जाएगी उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा अधिक होती है, और जिन धातुओं का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर पाया जाता है उनकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होती है। तो मैं ये भी ले लेता हूं, परंतु ECS में, ECS का मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे उपस्थित धातुओं की
क्रियाशीलता, क्रियाशीलता कम होती है। तो क्रियाशीलता के विषय मैंने बेटा एक बात ये लिख ली। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते हैं क्रियाशीलता के ही विषय में। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्रियाशीलता के विषय में? जिन धातुओं का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, जो भी धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थान रखे हैं, वे जल व अम्ल से क्रिया कर सकती हैं, से क्रिया कर सकती हैं। और भी बेटा एक लाइन लिखेंगे, और जल या अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर सकती हैं। विस्थापित कर सकती हैं। मैं इस लाइन को दोबारा से पढ़ लेता हूं कि जिन धातुओं का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से भी ऊपर आता है, वे समस्त धातुएं जल या अम्ल से जब भी क्रिया करेंगी, चाहे वो जल से विक्रिया करें या वे अम्ल से विक्रिया करें, वे आसानी से जल और अम्ल से विक्रिया कर भी सकती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वे जल या अम्ल से जब विक्रिया करेंगी, कौन सी गैस को मुक्त कर देंगी? हाइड्रोजन गैस को प्रतिस्थापित कर देंगी, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर सकती हैं। जैसे मैं लिख लेता हूं, 2-4 एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं पहले सबसे उनको लिखता हूं। क्या है? जैसे मेरे पास पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास जिंक है और जिंक को मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया, या तो मैं जल से विक्रिया करवाऊं या अम्ल से। तो मैंने पहली बार अम्ल से विक्रिया कर ली है, क्योंकि हम जानते हैं जिंक का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन से उपस्थित जल या अम्ल से विक्रिया कर सकता है। जिंक का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, किससे? हाइड्रोजन से, इसलिए ये अम्ल से विक्रिया कर सकता है। और अम्ल से विक्रिया कैसे करेगा? Zn हाइड्रोजन को हटा देगा और स्वयं बैठ जाएगा, बना लेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस को यहां से अलग कर देगा। सेम प्रोसीजर है बेटा। मेरे पास भी एक और मेटल है Na। अगर इस मेटल की विक्रिया हम जल से कराना चाहें तो बेटा जल से करवा सकते हैं। अब कहोगे सर 2 बार Na लिख लिया, 2 बार OH लिख लिया, HOH लिख लिया, इसका अर्थ क्या है? बेटा Na को मैंने लिखा, जल को लिख सकते हैं H2O या HOH। भाई आप या तो जल को लिख लें H2O, या 2 H है तो H लिख लें, लास्ट में H लिख दें और O को लिख लें बीच में। तो जल को तो 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। अब क्रिया करेगा तो क्या करेगा? ये सोडियम इस हाइड्रोजन को हटाएगा, ये सोडियम इस हाइड्रोजन को हटाएगा। इस प्रकार से कितने हाइड्रोजन यहां से हट जाएंगे? 2। तो मैंने 2 हाइड्रोजन हटा दिए। और तो अगर ये सोडियम हाइड्रोजन को हटाएगा तो सोडियम जब हाइड्रोजन की जगह पर आएगा तो Na के साथ कौन बचेगा? OH। मैंने 2NaOH क्यों लिखा है? अगर ऊपर Na के साथ OH बचेगा तो नीचे भी तो Na के साथ OH बचेगा। इस प्रकार से धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वे जल से भी विक्रिया कर सकती हैं, अम्ल से विक्रिया कर सकती हैं। परंतु बेटा इसमें से एक और रूल है कि परंतु जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे उपस्थित हैं, वे ना तो जल से विक्रिया कर सकती हैं और ना ही अम्ल से विक्रिया कर सकती हैं। तो मैं ये भी लिखता हूं इस बात को कि परंतु जो धातुएं
जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं या नीचे उपस्थित हैं, वे जल व अम्ल से क्रिया नहीं करती है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी चाहिए, जल व को थोड़ा सा मैं दूर बना देता हूं, वो ना तो जल से अभिक्रिया कर पाती हैं और ना ही किसी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं यदि उनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है। जैसे मैं क्या लिखता हूं, मेरे पास एक मेटल है जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, कॉपर, और मैं इसके अभिक्रिया करवाने वाला हूं जल से। तो बेटा कॉपर क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए जल या अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, और मैं यहां लिख दूंगा कि नो रिएक्शन, अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। अभी आगे एक और लिखते हैं, मेरे पास सिल्वर है और मैंने यहां पर इस पर अभिक्रिया करवानी चाहिए H2SO4 से। अगर सिल्वर की अभिक्रिया H2SO4 से कराई जाए तो हम इस बात को जानते हैं क्योंकि सिल्वर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए सिल्वर हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं कर सकता, अर्थात सोडियम ना तो सिल्वर ना तो अम्ल से अभिक्रिया कर सकता है ना तो जल से अभिक्रिया कर सकता है। हाँ, ये जरूर आ सकता है कि मैंने H2SO4 लिखा है, आपके पास कोई दूसरा एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, नाइट्रिक अम्ल हो, कोई भी एसिड हो, लेकिन सिल्वर जो है वो अब एसिड से अभिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि सिल्वर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है। तो मैं फिर इसमें लिख दूंगा नो रिएक्शन। तो ये जल से अभिक्रिया या क्रियाशीलता पर बात हो गई। क्रियाशीलता पर बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, यहाँ पे मैं नोट करके लिखा देता हूं, इसको बहुत ध्यान रखना है। इस बात को क्या बात याद रखनी है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर वाली धातुओं से कुछ नीचे हैं, हाइड्रोजन से तो ऊपर ही हैं, जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में कुछ नीचे हैं, अर्थात ऊपर वाली धातुओं को छोड़कर, ऊपर की कुछ 4, 6, 7 धातुओं को छोड़ दिया जाए, उससे जो धातुएं नीचे हैं वे धातुएं जल और अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, परंतु ठंडे जल व अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। उनके लिए जल को कैसा करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। तो मैं ये भी लिख देता हूं कोई एक बात, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं कुछ नीचे पाई जाती हैं, कुछ नीचे पाई जाती हैं। कुछ नीचे पाई जाने का मतलब हाइड्रोजन से तो ऊपर ही पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो चोटी वाली धातुएं तो उनको छोड़कर थोड़ा सा उनके कहां होती है, नीचे होती हैं, पाई जाती हैं। वे ठंडे जल से अभिक्रिया करने में सक्षम नहीं है। वे ठंडे जल से अभिक्रिया करने में सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं। ये धातुएं केवल गर्म जल या जलवाष्प से अभिक्रिया कर सकती हैं। ये धातुएं केवल गर्म जल या जल वाष्प से अभिक्रिया या क्रिया कर सकती हैं। सकती है। जैसे बेटा मैं बताऊं, एक मेटल आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe,
Fe लोहा कहते हैं, आयरन बोलते हैं इसको। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है लेकिन चोटी पर नहीं है, चोटी में से थोड़ा सा कुछ नीचे है। और ये अगर जल से अभिक्रिया कराई जाए तो बेटा जल का सूत्र होता है H2O। जल अगर ठंडा होगा तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा, परंतु अगर हम Fe को गर्म करते हुए लाएं, तप्त Fe को लाएं और उसकी अभिक्रिया जल वाष्प से कराएं, तो जल वाष्प से अभिक्रिया करके Fe बना लेता है Fe3O4 और साथ में मुक्त कर देता है हाइड्रोजन गैस को। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराता है हाइड्रोजन गैस, जल। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि जो क्रियाशीलता का क्रम है वो किस प्रकार से हमें समझना है, और साथ में लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जल और अम्ल से अभिक्रिया का तरीका। तो आपने जल और अम्ल से अभिक्रिया के तरीके पढ़ लिए, उसमें से एक इंपॉर्टेंट नंबर जो था मैंने उसको भी पढ़ा दिया। एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अगले अनुप्रयोग पर बात करते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लें। अगले अनुप्रयोग को पर आ जाते हैं बेटा। लिखा है धातुओं की अपचायक क्षमता। तो धातुओं की अपचायक क्षमता में से किस धातु की अपचायक क्षमता अधिक होती है और कौन सी धातु की अपचायक क्षमता कम होती है। तो देखो मैं लिखता हूं, आप समझो उसको। क्या लिखा है, जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रखी हैं या जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव जितने कम है, उनकी अपचायक क्षमता या बेटा क्रियाशीलता भी बोल सकते हैं। अपचायक क्षमता या बोल सकते हैं क्रियाशीलता, उतनी ही अधिक होती है। तो आप इस बात को ध्यान रखोगे, जो धातुएं विद्युत श्रेणी में जितनी वो अधिक ऊपर हैं, उतने ही उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम हैं, और जितने मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम होते चला जाएगा, उनकी अपचायक क्षमता या क्रियाशीलता में उतनी ही क्या हो जाएगी, वृद्धि। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के तौर पर लिख सकते हो, किसी भी तत्व की जो अपचायक क्षमता होती है, अपचायक क्षमता, वो मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात E0 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। E0 की वैल्यू जितनी कम होती चली जाएगी, जितनी वैल्यू कम आती चली जाएगी, अपचायक क्षमता उस तत्व की उतनी ही क्या रहेगी, अधिक रहेगी। तो इस बात को विशेष ध्यान रखते हैं। धातुओं की अपचायक क्षमता को हमने पढ़ लिया कि अपचायक क्षमता कैसे निकाला जाएगा, और अपचायक क्षमता में से ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर कोई हमसे पूछ लेता है कि एक एग्जाम्पल अपचायक क्षमता का लिख लेते, तो बेटा एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या, लिथियम का मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होता है, अतः यह सबसे प्रबल अपचायक है।
सबसे प्रबल अपचायक है। तो अपचायक क्षमता को ऐसे भी समझा जा सकता है कि किसी भी धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान जब पता होगा, हम उस धातु के लिए अपचायक क्षमता का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो ये बेटा अपचायक क्षमता हो गई। अभी धातुओं का जस्ट विपरीत आता है, कहता है आक्सीकारक क्षमता। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग ले लेता हूं, धातुओं की आक्सीकारक आक्सीकारक क्षमता धातुओं की, किस धातु की अधिक होती है, किस धातु की कम होती है। बेटा अपचायक क्षमता का जस्ट विपरीत आक्सीकारक क्षमता होती है। तो मैं क्या बताऊंगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितनी नीचे होती है, जितने नीचे होती है, जितनी नीचे होती है अर्थात जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होता है, सॉरी जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है उनकी आक्सीकारक क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। उनकी आक्सीकारक क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। अधिक होती है। जिसे मैं क्या देखता हूं, फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे अधिक होता है। क्योंकि फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे अधिक होता है, इसकी आक्सीकारक क्षमता भी सबसे अधिक होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर हमसे एग्जाम्पल लिखने के लिए आ जाएगा तो लिखेंगे फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे उच्च है या सबसे अधिकतम है, अतः या सबसे अच्छा आक्सीकारक है। आक्सीकारक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है कि आक्सीकारक कारक जो क्षमता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मानक इलेक्ट्रोड विभव के। कि कोई भी पदार्थ जितना मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा रखता, अधिक रखता है, उसकी आक्सीकारक क्षमता भी उतनी ही कैसी रहती है, अधिक रहती है। तो बेटा ये अपचायक क्षमता और आक्सीकारक क्षमता को पढ़ लिया है। अभी भी विद्युत रासायनिक श्रेणी के बहुत सारे अनुप्रयोग रह जाते हैं। तो आज के दिन जो आपने पढ़ा ये विद्युत रासायनिक श्रेणी का भाग 1 है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी इंफॉर्मेशन अभी बचती है ये आप विद्युत रासायनिक श्रेणी के भाग 2 पर अर्थात नेक्स्ट वीडियो पर बाकी इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो आज के दिन इतना ही रखते हैं, बाकी के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले पार्ट पर।